हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि ईवीएस 2012 का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि भारत में समृद्ध, एक सेकेंड, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। बोला दोस्तों एक कि बच्चों को पढ़ाया गया किसके, वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में। फिर उसके बाद क्या किया, बच्चों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले गया। तो वहाँ पे उसे किस चीज़ में सहायता मिलेगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए, कौशल के विकास में, बाहरी भ्रमण में, दोस्तों के साथ मजा लेने में। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, मजा नहीं लेगा कोई। प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, या कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थिति के साथ जोड़ने में। तो आप सभी को कमेंट करके बताइएगा दोस्तों लास्ट में अपना स्कोर कितना हुआ। मैं इसका आंसर बताता हूँ। कक्षीय अधिगम को क्या करेगा, बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास करेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कक्षा में जो पोषण प्रकरण का है परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर विचित्र भोजन के उदाहरण देने चाहिए। उदाहरण देगा, बच्चों को समझ में आएगा दोस्तों, लेकिन उतना भी कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्याम पटल पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। दांत से क्या होगा। विद्यार्थियों को अपना टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। ये सबसे उत्तम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। शामिल करना, इंगेज, खोजबीन करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, एलेबोरेट, और मूल्यांकन करना, एवल्यूएट। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थिति की संकल्पना से जुड़े। देखिए दोस्तों क्या बोला है कि अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां कराने के लिए कहती है। क्या क्या करता है देखिएगा। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थिति के संकल्प से जुड़े व्यावहारिक अनुभव को विद्यार्थी को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित गतिविधि कराने के लिए कहती है। क्या कहता है, नंबर 1 कि बीजों को रात भर पानी में रखें और उसे सूती गीले कपड़े में रख दें। 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तन का क्या करना है, रिकॉर्ड करें। पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्र यानी कि वर्कशीट का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 ईएस में से कौन से शामिल नहीं है। ये जो यहाँ पे दिया गया दोस्तों 5 को दिया गया है। शामिल करना, इंगेज करना, खोजबीन करना, एक्सप्लोर करना, व्याख्या एक्सप्लेन करना, एवल्यूएट करना, मूल्यांकन करना, एवल्यूएट करना। इस 5 में से इसमें क्या नहीं है वो हमें निकालना है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। एक्सप्लोर और एवल्यूएट है, इंगेज और एक्सप्लोर है, इंगेज और एवल्यूएट है, एक्सप्लेन और एलब्रोट है, लैब्रोट है दोस्तों। एक्सप्लेन और लैब्रोट है। तो क्या होगा इसका सही जवाब, चलिए देखा जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंगेज और एक्सप्लोर का यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए कि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, एवरेज से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थी के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगा। क्या वो शिक्षक प्लान बनाए कि वो सबसे प्रभावी होना चाहिए, या सुनिश्चित करना है कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और
उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना, उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना, उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। क्या करेगा दोस्तों, शिक्षक सबसे पहले क्या करेगा कि विद्यार्थी के कमज़ोर क्षेत्र का पहचान करेगा कि इसका कमजोरी क्या है, फिर उसे सुधार करने के लिए उपचार किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा तरीका सही है। प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। पहले क्या करेगा, प्रश्न लिखेगा, फिर उसका संपादन करेगा, फिर उसे डिजाइन से मिलान करेगा, ब्लूप्रिंट फिर उसका तैयार करेगा, अंक योजना लिखेगा। प्रश्न लिखेगा, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करेगा, उसका डिजाइन से मिलान करना, फिर अंक योजना लिखा। या फिर क्या करेगा, डिजाइन तैयार करेगा, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। और डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। दोस्तों यहाँ पे हम देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा, डिजाइन तैयार करेगा, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, फिर उसके ऊपर प्रश्न लिखेगा, उसका संपादन करेगा, फिर क्या करेगा, अंक योजना लिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि क्या हो सकता है कारण। दोस्तों देखिए, एक कक्षा में दो भाग है अ और ब। अ में क्या किया, पेट्रोलियम और कोयले भंडार को रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, और दूसरे में क्या किया, ग्रीन बोर्ड पर सबका आरेख बनाया। तो बाद में पाया गया कि अ के अनुभाग के विद्यार्थियों को बेहतर समझ आया। तो मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर साधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करते हैं। ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ये होगा कि जो मल्टीमीडिया कैप्सूल होता है ना, वो एक दृश्य श्रव्य सामग्री होता है, सभी इंद्रियां इसमें क्या है शामिल है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सभी बड़े शहरों सड़कों पर भारी संख्या में वाहन के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। किस माध्यम से अपना सहयोग देंगे, क्या अक्सर घर से बाहर जाने से बचेंगे, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखेंगे, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जाँच करवाने, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें। तो वो क्या करेगा, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जाएगा। बच्चों को पढ़ा रहा था कि खाद्य पदार्थ जो है उसे ताज़ा किस तरह से रखे जाएंगे। निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। नंबर 1, उससे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिससे ठंडा रहेगा। दोस्तों देखिएगा क्या बोल रहा है कि उसे कटोरी में रखते हैं और कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देते हैं जिससे क्या होगा, ठंडा जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक दो के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करती है। जो दो बोल रहा है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती हैं, तो किस ओर संकेत कर रहा है, क्या हरा धनिया के लिए, काजू बर्फी के लिए, पके हुए चावल के लिए, प्याज लहसुन के लिए। तो दो दोस्तों उसे गीले कपड़े में किसको लपेटते हैं, तो हरा धनिया को लपेटते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थी को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका को यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती हैं कि घर्षण हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी हैं। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरण में से कौन सा गलत है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास ही वापस आती है। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। दोस्तों ऊर्ध्वाधर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे, क्या वो घर्षण के कारण हमारे पास आएगा? जी नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आएगा। ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानी पढ़ती है। क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें,
पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखा जाए। यदि कुछ जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य या डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हैजा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, चेचक और मलेरिया किसके बारे में बता रहा है दोस्तों? तो डेंगू, जापानी मस्तिष्क ज्वर, इसके बारे में वो बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? कौन सा शब्द समूह मेल हो रहा है, आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? लोह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला। मच्छर, डेंगू, लोह, गुड़। मच्छर, मलेरिया, अनीमिया, रक्त अल्पता, लोह। लोह, मलेरिया, अनीमिया, रक्त। तो क्या होगा? ये लोहा, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला, ये निकटीय रूप से संबंधित है। चलिए, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडा किया गया पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो क्या होता है? मर जाता है। इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी क्या होता है दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि हम पहले से पानी को गर्म कर लिए, फिर उसे कमरे के ताप पर क्या कर लेंगे? ठंडा करके एक्वेरियम बना के उसमें मछली को डाल देंगे तो मछली क्या होता है? मर जाती है। किस रीजन से मरता है? मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं, खनिज रहित है। मछली के तैरने के योग्य नहीं, ऑक्सीजन रहित है। किस रीजन से मरता है दोस्तों? ये खनिज रहित है, जिस रीजन से ये मर जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो निम्नलिखित में कौन सा चांद की सतह की विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है? पानी नहीं, गहरे गट्टर, ऊंचे पहाड़। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, कुछ नहीं है वहाँ दोस्तों। यहाँ पानी नहीं है, गहरे गट्ठर है, ऊंचे पहाड़ हैं, ये है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है? एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों का उजागर करना, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता का कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कर रहा है कि पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना है। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दैत्य कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या है? वो समीर है जो कक्षा 5 में पढ़ रहा है दोस्तों। वो क्या करता है? समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दर्ज कार्य जमा नहीं कराता है। तो उससे निपटने के लिए सबसे अच्छा क्या होगा? अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावक के लिए एक नोट लिखना। ऐसा नहीं करेंगे। इस बात के विषय में प्राचार्य को सूचित करना, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। अनियमितता के कारण पता करेंगे कि समीर को परामर्श देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। चलिए ये देखिए, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करना है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों? यहाँ जमीन पर रहने वाले जीव जंतु है, मिट गया है। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु, यहाँ पे पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं। और यहाँ निम्नलिखित में से यहाँ अंडे देने वाले जीव है। बीच में एक्स आता है दोस्तों, यानी कि एक्स जो है ये तीनों में आ जाएगा। वे जमीन पर रहने वाले में है, पानी में भी और अंडा भी देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, शार्क, मछली, मगरमच्छ, ईल, सर्प में। देखिए दोस्तों, शार्क तो पानी से बाहर नहीं आ सकता है, मछली भी नहीं, लेकिन मगरमच्छ ऊपर आके अंडा देता है, पानी में भी रहता है, अंडा भी देता है। और अंडा वो कहाँ देता है? पानी से ऊपर उठ के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है? प्रजनन और अंकुरन, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना। कौन सा मिलता है? तो वृद्धि और प्रजनन दोनों में मिलता है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर बी।
अगला देखिए, डैश के लिए मछली घर इक्विलिब्रियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देना, मछली घर इक्विलिब्रियम की शोभा बढ़ाने, पानी को साफ करना, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध करना है। दोस्तों, जलीय पौधे को हम कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध क्यों कराएंगे? हमें तो वहाँ पानी में ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती हैं। देखिएगा, दिन में 2 बार ब्रश करना है, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लेना है, हर खाने के बाद कुल्ला करें। सबसे अंजलि को उपयुक्त तरीके में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग होगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, मिठाई, चॉकलेट, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ नहीं लेंगे। पहला होगा यहाँ पे 1 में आ जाएगा ये 3 वाला 1। उसके बाद क्या होगा कि हर खाने के बाद हाँ कुल्ला करेंगे, ये भी बात सही है, ये 2 नंबर में आ जाएगा दोस्तों। यानी कि पहले क्या होगा 3, फिर क्या होगा 4, इनेमिल कम ना हो, इनेमिल बचाना मुश्किल है, दिन में 2 बार ब्रश करेंगे, ये आ जाएगा थर्ड ऑप्शन में। तो कहाँ पे है 3 4 1, 3 4 1, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए, सही हो गया। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारे हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करना है? संवेगात्मक, अवलोकन, वर्गीकरण, चिंतन। देखिए क्या होगा, तो अवलोकन कौशल विकसित करना चाहता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। भारोत्तोलकों का प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है, इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो कि किससे भरपूर होगा? जो भारोत्तोलक होते हैं दोस्तों, वजन वेट लिफ्टर, वो प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मांस बनाने के लिए आवश्यकता उसे किस चीज़ का होगा? ऐसा आहार लेना चाहिए, वसा से भरपूर हो, विटामिन से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, किस चीज़ से भरपूर हो? तो प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए की प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 कर्मों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। दूसरा है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं। रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती हैं, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, पानी को रंग रहित करने के लिए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। तो क्या कर रहा है? हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगा? जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। ऐसा कुछ नहीं है, श्यामपट्ट पर लिखित विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरण को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थी को कहना है, ये सबसे बेटर है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। क्या होगा? तो वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखा जाए। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए तेल में पकाना। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर उन्हें काटना। यही होगा इसका क्या सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहिए कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती हैं। उनके सहयोगी इन उद्देश्य के लिए उन्हें निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। गुब्बारे में हवा भरना। 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा दूसरा साम्यावस्था में लें तथा किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेगी? 87 का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आपका। सबसे पहले क्या करेंगे, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर उसे रखने नीचे धकेल देंगे, ये हो जाएगा। और 2 भरे हुए गुब्बारों को एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आए तथा किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें, ये हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उन्हें उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शतावधि का अर्थ स्पष्ट करना। प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तर लिखना। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षिका तनावग्रस्त की पहचान कर सकती हैं जो बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। बहुत बात करता है, हाइपर एक्टिविटी करता है, आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। क्या होगा इसका सही जवाब बताइएगा दोस्तों? आक्रामक व्यवहार। अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है दोस्तों ये आज का। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यापित की जा सकती है। बताइएगा ऑप्शन इसका आंसर। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहा पानी की तुलना में भारी और स्टील पानी की तुलना में हल्का है, ऐसा कुछ नहीं है। लोहे पानी तुलना में हल्का और स्टील पानी की तुलना में भारी, ऐसा भी कुछ नहीं होती है दोस्तों। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे के कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।